Good morning students. Today we are back with some new topics of chapter 5, that is social movements. In last video we have discussed about the meaning of social movement and we have differentiated between the social movement and social change. Today we will discuss about some theories of social change. So students, let us start from the deprivation theory. Students, according to this theory, सोशल मूवमेंट्स को मोटिवेट करने का काम जो है वो करता है डेप्रिविएशन. अभी डेप्रिविएशन क्या है इसके बारे में आप समझें. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, रिलेटिव डेप्रिविएशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, देयर आर टू पीपल. हाइपोथेटिकली बहुत अच्छे से समझें आप. देयर आर टू पीपल, ए एंड बी. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मान लो कि ए जो है वो रिच है. हाइपोथेटिकली ए इज़ रिच एंड बी इज़ पुअर. ये रिच है, ये पुअर है. तो जो पुअर है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं. वो देखता है रिच जो है वो तो कार में आ रहा है, कार में जा रहा है, वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, जबकि पुअर जो है इसके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं. तो जलन तो होती ही है, भी नेचुरल है. आपको भी होगी, मैं होती है अगर इसकी साइड, तो मुझे भी होती. कि आप देखते हो कि सोसाइटी का एक क्लास जो है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला टाइप का, आप उनको डेली देखते हैं, उनकी लाइफ लग्जीरियस लाइफ है. और मैं अपनी लाइफ देखूं तो मेरे पास कुछ नहीं है. आई एम कम्प्लीटली डिप्राइव्ड. डिप्राइव्ड का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है. कार्ल मार्क्स कहते हैं ना, हैव्स नॉट. तो ये डिप्राइव्ड है. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये डेप्रिविएशन जो है, ये डेप्रिविएशन लोगों में एंगर क्रिएट करता है. धीरे करके लोगों में जब एंगर क्रिएट होता है तो लोग कलेक्टिवली रिवॉल्ट कर देते हैं और सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट देयर रिलेटिव डेप्रिविएशन एंड अगेंस्ट दिस इनइक्वालिटी. ये तो रही आपकी बात, रही रिलेटिव डेप्रिविएशन की. ये डेप्रिविएशन इकोनॉमिक भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है. देखो स्टूडेंट्स, अंबेडकर को आप याद करें. अंबेडकर के टाइम पर अंबेडकर देखते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि मेरे सामने कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जबकि मैं उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी अंबेडकर को वो रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में नहीं मिल पाई बाय द अपर कास्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी. अंबेडकर ये देख के बहुत परेशान रहते थे. परेशान होने के बाद धीरे करके अंबेडकर ने अपने एफर्ट्स स्टार्ट किए और फिर धीरे करके अंबेडकर ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड अगेंस्ट कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन. तो कलेक्टिवली फिर वो एक मूवमेंट बना. ये है रिलेटिव डेप्रिविएशन की थियरी. अब आगे बढ़ते हैं, इसके और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज कलेक्टिव रेजिस्टेंस. ये मानती है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कलेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, कलेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कलेक्टिव, सबसे पहला लोग मिलेंगे, लोगों की गैदरिंग होना, लोगों के बीच यूनिटी होना, उनका यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इनका रेजिस्टेंस वो जो अपर कास्ट है या फिर जो दूसरे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अगेंस्ट अगर उनका सोशल मूवमेंट है तो उनका रेजिस्टेंस होना चाहिए. इसको कहते हैं ना बगावत, बागी, याद आ गई होगी मूवी आप लोगों को. तो ऐसे लोगों का रेजिस्टेंस होना चाहिए. लोग इतने ज़्यादा ओपोज करने चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए अगेंस्ट द इनइक्वालिटी एंड द रिलेटिव डेप्रिविएशन. तो कलेक्टिव होना चाहिए और उनका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. दूसरा, ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जस्ट लाइक एंगर. इस थियरी का मानना है कि जब लोगों में एंगर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली लोग एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. जब तक आप में एंगर क्रिएट नहीं होगा तब तक आप सोशल मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो. सोशल मूवमेंट के लिए आप में एंगर क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी क्रिटिक में अगर हम लोग देखें, क्रिटिसाइज करके देखें अगर हम लोग इस पूरी थियरी को, तो सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डिप्राइव्ड रहते हैं लेकिन वो मूवमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं. ये थियरी मान रही है कि जहाँ पर इनइक्वालिटी होगी, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जहाँ पर डेप्रिविएशन होगा, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है,
इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिविएशन जहाँ होगा वहाँ डेफिनेटली एक सोशल मूवमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डेप्रिविएशन थियरी। लेकिन हिस्ट्री की कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा अश्योरेंस कहीं नहीं मिलती है आपको कि जहाँ पर डेप्रिविएशन होगा वहाँ पर रिवॉल्ट होगा ही। हमारी आज की सोसाइटी देख लें आप, आज की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी है, इनइक्वालिटी भी है, लेकिन इस तरह का सोशल मूवमेंट नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोग हैं जो कि 35 फ्लोर्स की बिल्डिंग में रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुंबई में हैं जो कि बिल्कुल स्लम्स में रहते हैं और जो ट्रेन के पास में सड़क पर यूं ही सो जाते हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर हैं, शेल्टरलेस लोग भी वहाँ पर हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लोग पैसिव भी होते हैं। ये जो थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन, ये लोगों की एक्टिवनेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ ज़्यादा ही ये लोगों में ट्रस्ट करती हैं, लेकिन लोग वास्तव में इतने ज़्यादा एक्टिव होते नहीं हैं। लोग पैसिव ज़्यादा होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पुराने जन्मों का फल है, और इस तरह की बातें लोग ज़्यादा सोचते हैं और वो रिवॉल्ट नहीं करते हैं। आज की मॉडर्न डे सोसाइटी ये बड़ा एग्जाम्पल है। प्रीवियस अगर हम देखें हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस सोसाइटी भी, अंबेडकर ने इवन दो सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन बिफोर अंबेडकर भी तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। बिफोर अंबेडकर और ज़्यादा हीनियस और बहुत एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी और डेप्रिविएशन था। हम लोग सत्यमेव जयते का एपिसोड देख चुके हैं अभी भी, ठीक है। ये इस लेवल तक भी वहाँ पे पहुँचा था डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर भी दैट टाइम लोगों ने रिवॉल्ट नहीं किया, वो डरे हुए से रहते थे बिल्कुल, ठीक है। तो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव है नहीं जितना कि ये थियरी सोचती हैं। नेक्स्ट इज it ignores the importance of leadership and organization. As we discussed earlier in the first lecture कि ऑर्गेनाइज्ड होना किसी मूवमेंट का उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने एक मूवमेंट स्टार्ट किया आपने अगेंस्ट द विमेन इनसिक्योरिटी, इस तरह का आपने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया कि विमेंस जो हैं इनसिक्योर है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मूवमेंट तो स्टार्ट कर लिया, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे आपने जोड़ लिए, लेकिन अगर आपका मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक कंपोनेंट्स हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को वन वर्ड में कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का आपका कंपोनेंट होता है द लीडर। सबसे पहले हेड होना चाहिए, इसके बाद कुछ और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होनी चाहिए, प्रॉपर सबका ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। अगर एक सोशल मूवमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ स्टाफ तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ सोशल मूवमेंट को लेकर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक उसका लीडर होना चाहिए और लीडर के अंडर में 5-6 पर्सन्स जो है, नॉट मोर देन 5 और 6 पर्सन्स, एक कमेटी होनी चाहिए जो कि डिसीजन मेकिंग करेगी। डिसीजन मेकिंग पावर फिर किसके पास होगी? वन लीडर एंड अदर द डिसीजन मेकर्स, उनके पास पावर रहेगी। और कुछ ऐसी उनकी ब्रांचेस होनी चाहिए इन ऑल ओवर द इंडिया जो कि अदर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि देखो हमने ये डिसीजन लिया है, अब तुमको अपने वहाँ रैली करवानी है, तुमको अपने वहाँ ज्ञापन देना है, फिर आपको आपके रीजन में जो कि एलोकेटेड है वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है फॉर प्रोटेस्ट। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा तब तो जाके सक्सेस मिलती है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो फॉर अ टाइम पीरियड तो आप गैदरिंग कर लेंगे, लोग बड़ी सपोर्ट करने आ जाएंगे और फेसबुक पे हैशटैग भी चल पड़ेगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स वो ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और देखा गया है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन। इवन अम्बेडकर ने तो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए भी थे, ठीक है, और उनका नाम भी पर्टिकुलर उन्होंने रखा था बहिष्कृत भारत, ठीक है, एक्सक्लूडेड इंडिया। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का तो बहुत क्रूशल रोल इसमें रहता है किसी भी सोशल मूवमेंट को लेकर। अगर आपका लीडर जो है ही और शी अगर वो कन्विंसिंग पावर नहीं रखता है, अगर उसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो आपके पीछे भले लाखों लोग पड़े हों, लाखों लोग इन द सेंस आपके फॉलोअर्स जो हैं वो लैक्स में हों, लैक्स में,
ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो चुका हो, लेकिन लीडर जो है वो जब गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करने जाएगा तो गवर्नमेंट उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगी और आपके पूरे के पूरे काम पर फिर गया पानी। तो लीडर आपका एक कन्विंसिंग पावर रखने वाला, स्ट्रांग मॉरल वैल्यू रखने वाला, फर्म डिटरमाइंड होना चाहिए। मेधा पाटकर के बारे में देखें, आपको क्या लगता है कि मेधा पाटकर का जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट हम लोगों ने बात की थी ब्रीफली, आपको क्या लगता है उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया होगा? मेधा पाटकर को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, लेकिन मेधा पाटकर का स्टैंड जो था वो स्टिल था, और इतना ज़्यादा स्टिल था कि इवेंचुअली मेधा पाटकर जीती। तो सक्सेस तो लीडरशिप का बहुत रोल इसमें क्रूशल रहता है, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये हमारी रिलेटिव डेप्रिविएशन की थियरी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इस वजह से हम इसको एक सक्सेसफुल थियरी नहीं मान सकते हैं टू रेज अ सोशल मूवमेंट। Now the second theory is theory of intellectual human. Actually students, इस theory में थोड़ा सी logic है। comparatively जो हम लोगों ने relative deprivation की theory पढ़ी थी उससे थोड़ी सी मुझे अपील करती है ये theory, और इस theory के थोड़े के arguments जो हैं वो भी मुझे थोड़े अपील करते हैं। आखिर बात क्या है हम यूँ समझें, according to this theory जो wise मतलब intellectuals हैं और सेल्फ सेंट्रिक हैं, थोड़े सेल्फिश लोग हैं, वो किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वाइस इंटेलेक्चुअल होना चाहिए मूवमेंट के लीडर का, इसके साथ ही साथ वो सेल्फ सेंट्रिक भी होना चाहिए, तब जाके तो मूवमेंट सक्सेसफुल बनता है। हम लोगों ने कई सारे ऐसे मूवमेंट देखे हैं जो कि सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इस वजह से मूवमेंट सक्सेसफुल होते हैं। हम लोग अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर क्यों अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत सारे फेवर्स ले पाए, क्यों अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन में भीमराव अम्बेडकर कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एज वी ऑल नो वो लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी की वो चेयरपर्सन थे, तो इंटेलेक्चुअल तो वो थे ही। इसके अलावा बैरिस्टर थे, दैट टाइम लॉ करना बहुत बड़ी बात रहा करती थी, और वो भी फॉरेन से आप लॉ करके आ रहे हैं तो कुछ बात ही और थी। और भीमराव अम्बेडकर इन रियल सेंस ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, तो भीमराव अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल थे, सेल्फ सेंट्रिक थे, उनको मालूम है कि मैंने इस अनटचेबिलिटी को फेस किया है, और ये अगर अनटचेबिलिटी नहीं जाती है तो मैं और मेरी कमिंग जनरेशन्स जो हैं जो होंगी वो सफ़र करेंगी इस अनटचेबिलिटी से और इस डिस्क्रिमिनेशन से, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन से। इस वजह से ही वॉज फर्मली डिटरमाइंड। भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन में था। कांग्रेस ने गोलमेज, इसको अपन कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 3 हुई थी 1930, 31, 32। कांग्रेस ने बाइकआउट किया लास्ट और फर्स्ट का, लेकिन भीमराव अम्बेडकर 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इन ब्रिटेन, लंदन, भीमराव अम्बेडकर वहाँ तक गए अपने राइट्स के लिए, दलित्स के लिए, एसटी और एससी कम्युनिटी के लिए कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये लीडर क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे, क्योंकि सेल्फ सेंट्रिक थे वो, इस वजह से अंबेडकर को लंदन जाना पड़ा। उस ज़माने में तो गए, उनको जो करना पड़ा उन्होंने किया, और उनके इन्हीं एफर्ट्स का आउटकम क्या मिला कि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, और अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल क्राइम डिक्लेयर करवा दिया, और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट रेस जो वॉइस रेस करने के लिए उन्होंने एक राइट प्रोवाइड किया अंडर आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को। तो ये तो भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे अगर इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग है और उसमें अगर सेल्फ सेंट्रिक कॉन्शियस है, सक्सेसफुल होगा। दूसरी बात अगर अपन देखें कि ये मूवमेंट मानता है कि ह्यूमन बीइंग्स, ये तो रही लीडर की बात, फॉलोअर्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं किसी सोशल मूवमेंट में? तो फॉलोअर्स को लगता है, कोई भी फॉलोअर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मैं कभी किसी मूवमेंट का मेंबर नहीं बनी, पार्टिसिपेंट नहीं बनी, आप बने हैं नहीं बने हैं आई डोंट नो, लेकिन आप कब किसी मूवमेंट का आप एक पार्ट बनना चाहेंगे?
जब आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलता दिखे। क्या आप लोग किसी ऐसे मूवमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे जिससे आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा, आपको कुछ आउटकम मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है? क्या आप उसके टूवर्ड्स इतने ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, इतने डेडिकेटेड रहेंगे? आंसर विल बी नो। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे मुझे कुछ मिलने वाला है, तो आप पैशनेट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ करेंगे कि प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है, ज्ञापन देना है, रैलीज करनी है, फास्ट करना है, हंगर स्ट्राइक करनी है, आप करने के लिए रेडी रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ मिलेगा। जिस दिन आपको मालूम पड़ता है कि मुझे इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, उस दिन आप भी सोचेंगे कि आज थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम करते हैं आज का दिन। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की मोबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका मानना है कि जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज की मोबिलिटी रहेगी, मूवमेंट का सक्सेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेस मोबिलिटी लेस सक्सेस, मोर मोबिलिटी मोर सक्सेस। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जहाँ मैं रिसोर्सेज कह रही हूँ, यहाँ मेरा मीनिंग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। आप कहो कि लैंड कैसे मूव करेगा, तो रिसोर्स की जहाँ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जितना लीडरशिप स्ट्रांग होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लीडरशिप आपकी फर्मली डिटरमाइंड होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर, आर्ग्यूमेंट, सब कुछ अप टू डेट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। मालूम पड़े कि आप कोई ऑल ओवर इंडिया के लिए मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आपकी एक भी ब्रांच नहीं है, तो राजस्थान में तो मूवमेंट आ ही नहीं पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। फाइनली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसको आप यूँ समझें, टॉपमोस्ट लीडरशिप ने गवर्नमेंट को धमकी दे दी, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम पूरे कंट्री में बंद करेंगे, हम पूरे कंट्री को बंद करेंगे, वॉलंटियर बंद करेंगे हम लोग। लीडरशिप ने गवर्नमेंट को कमिटमेंट तो कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा करना हो जो कर लो, ठीक है। अब लीडरशिप का जो रेस्ट ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस है, भी लीडरशिप तो दिल्ली में है, वो तो दिल्ली में है, लीडरशिप और गवर्नमेंट दोनों दिल्ली में है, दोनों के बीच में बात हुई। लीडरशिप ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में बंद करेंगे। होते ही हैं, कई सारे बंद होते हैं भाई, तो हम बंद करेंगे। लेकिन हुआ ये कि लीडरशिप जो कि दिल्ली में है, उसका रेस्ट ऑफ इंडिया के जो अदर स्टेट्स हैं उनके ब्रांचेस से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो मालूम पड़ा लीडर्स ने तो कहा था हम बंद करेंगे और पूरा का पूरा इंडिया खुला हुआ है, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि इनमें कोई दम नहीं है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लीडरशिप का रेस्ट ऑफ जो उसकी ब्रांचेस हैं इन द इंडिया, उसमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होता तो उनके बीच में बातें अच्छे से, मैसेज अच्छे से कन्वे हो पाता और बंद इंडिया मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।